प्रॉफिटेबल ट्रेडर सभी को बनना है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जितने सारे डिसिप्लिन चाहिए, जो सही नॉलेज चाहिए, जो प्रॉपर वे में हमें चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई ध्यान देता है। हमारी प्रॉब्लम यही है, सबके साथ होता है। जब हम लोग हमारे ट्रेडिंग जर्नल निकालते हैं या फिर पिछले 2-3 साल का डेटा निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या गलती की है। उसी में एक ही चीज़ बार बार आता है। फर्स्ट, हमारे रिस्क मैनेजमेंट गलत होता है। सेकंड, हमारे पास नॉलेज होने के बाद भी उसको सही से हम लोग अप्लाई नहीं करते। इन द सेंस क्या है, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, फंडामेंटल रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, एग्जीक्यूशन रिलेटेड, बट जब हम लोग ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे फॉलो नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, शायद माइक्रो कैप हो गया या फिर जिसका प्रॉफिटेबिलिटी घटते जा रहे कंटिन्यू, या फिर ऐसा है कि जिसका कैपिटल एम्प्लॉय सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो मतलब सही से फॉलो करना पड़ेगा ताकि चीज़ों को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली आपको स्टॉक मार्केट में कमाना है, जेन्युइनली, गैम्बलिंग नहीं, अगर जेन्युइनली कमाना है, सिस्टमेटिक वे में आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, तो आज उसी के बारे में मैं बताऊंगा, एक थियोरी, एक स्ट्रेटेजी, एंड इसी चीज़ को फॉलो करते रहिए। कौन सा वेबसाइट से क्या मिलेगा, इवन फ्री वेबसाइट से भी कैसे आप लोग डेटा निकाल सकते हैं, कौन सा स्क्रीनर होगा जिसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकल के आएगा, ये देखेंगे। ज़रूरी नहीं अगर आपके पास कैपिटल 10 लाख से कम है, इवन 5 लाख से कम है, तो मैं आपको बोलूँगा फ्री वर्जन यूज़ कीजिए। जिनके पास मोर देन 10 लैक्स, जो रेगुलर बेसिस ट्रेड करते हैं, जिनका पोर्टफोलियो में कम से कम 30-40 स्टॉक्स होते हैं, तो वो पेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीनर के लिए, डेटा के लिए। ठीक है, उसके लिए भी मैं रिकमेंडेशन कर दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है, कौन सा न्यूज़ के लिए या फिर स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है। पर जिनके पास नहीं है, आज उनके लिए वीडियो है। ठीक है, स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा, तरीका भी मैं बताऊंगा, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग पीपीटी देखेंगे। पीपीटी में मैं वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप मतलब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, एंड कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे आप उसका स्क्रीनर बना पाएंगे। ये सारी चीज़ हम लोग आज धीरे धीरे देखेंगे। एंड उसके बाद टेक्निकली अब देखिए, आप स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको अगर ये नहीं पता होगा कि उसको टेक्निकली कैसे हम लोग सिलेक्ट करें, फिर वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ आज लेके आया हूँ एग्जैक्टली कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, एंड जहाँ पे हम लोग फंडामेंटल भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग टेक्निकल भी यूज़ करेंगे। मतलब देखिए, कुछ लोग सिर्फ फंडामेंटल पे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल पे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बट हम लोग ऐसे चीज़ यूज़ करेंगे जो दोनों हो सके। ठीक है, और फंडामेंटल मतलब ये नहीं कि हम लोग बैलेंस शीट एक के बाद एक पढ़ते रहे, नहीं उतना। देखिए, मैं ज़्यादातर टेक्निकल को ज़्यादा भरोसा करता हूँ, सो इतने सारे फंडामेंटल यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं 2 या 4 पॉइंट में बताऊँगा जो सफिशिएंट है, बाकी हमारे पास टेक्निकल जो नॉलेज है वो बाकी काम कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाऊंगा जितना ज़रूरत है। देखिए, ज़्यादा हल्ला करने से या फिर ज़्यादा टफ कोई चीज़ बनाने से वो अच्छा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चीज़ें को मैं एकदम इजी रखना चाहूँगा ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले स्टॉक सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होगा हमारे पास। जो स्टॉक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे फंडामेंटली तो गुड होना चाहिए, और ये जो फंडामेंटली गुड होगा उस पर हम लोग 70% रिलायबल होंगे, तो ये स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, गिने चुने 4-5 नोट डाउन कर लेना, जो मैं बताऊंगा वो देखना। जो स्टॉक सिलेक्शन में आ रहा है कि जेन्युइनली उस स्टॉक्स में ये सारे चारों पॉइंट
मैच हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा इग्नोर, हमें प्रॉफिटेबल बनना है, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है। टेक्निकल एनालिसिस स्वीट, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का जो स्वीट स्पॉट है उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे 20% काम करेंगे, जस्ट 2-4 पॉइंट देखेंगे, उसी के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हज़ारों चार्ट पैटर्न पे, हज़ारों इंडिकेटर पे नहीं जाएंगे। या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस का कोई सेटअप है, उसी को यूज़ करें, बस स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट 10% काम करेगा। सही से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना जानते, नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। फाइनली एक स्क्रीनर में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसके आधार पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्या करता है ये, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, किसके साथ, किसके रिलेटिव, शेयर होल्डर के रिलेटिव। अगर शेयर होल्डर सही में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल कंपनी के कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। क्या हम लोग सिर्फ आरओई के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल क्या है, आप खुद सोचिए, एक कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल, दूसरी कंपनी भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है। फर्स्ट कंपनी में सिर्फ 2 शेयर होल्डर हैं, दूसरे कंपनी में 10 शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? फर्स्ट वाला कंपनी, 2 ही शेयर होल्डर है, उनको जो 10 लाख है या फिर 1 लाख है, जो भी है, उसका 50% कर दो, 5 लाख करके मिल रहा है। मतलब कंपनी में जो शेयर होल्डर है वहाँ पे और ग्रोथ होने का चांसेस है, रादर देन जहाँ पे 10 ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर होल्डर भी घटते जा रहा है। दूसरी चीज़, आरओई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंटेज तक हम लोग इस रेशियो को मेंटेन कर सकता है। अच्छे कंपनी चाहिए ना, तो 15, 17 या 20% के ऊपर जाओ। कुछ कंपनी जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो नए नए कंपनी है, जिनको नए नए कंपनी में एक्सप्लोर करना है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कंपनी अच्छा है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ अच्छा है, तो आरओई हम लोग 10 से 12% तक मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बस स्टैंडर्ड जो रेशियो है मैं उसको 15% मानता हूँ, जनरली 15% के ऊपर अच्छी अच्छी कंपनी आ जाती है। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट एक है, बट जनरली मैं आरओई को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आरओसी से बेटर प्रेफर करता हूँ। क्यों? आरओई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, बट हाँ, आरओसी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि इनका जो पहले, इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो अर्निंग है, वो कोई इंटरेस्ट होगा या फिर वो कुछ टैक्स पे कर रहा है, उससे पहले उनका जो अर्निंग है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे कितना है, पॉजिटिव है कि नहीं, अगर पॉजिटिव है तो कितना होना चाहिए। तो हमें आरओई मोर देन 15% चाहिए, जिस कंपनी में आरओसीई भी मोर देन 15% और 17% है, डेफिनेटली हम उस पर अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। कि ये दोनों सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। बट एक चीज़ नोटिस कीजिए, इतना डीपली चीज़ों को एनालिसिस नहीं करके, अगर आपके पास टाइम है तो सही है। हर कोई सीए नहीं है, हर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, हर कोई अपना क्या नाम है मार्केट के बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं रखता, मैं भी नहीं रखता, मैं टेक्निकल पे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मैं कुछ ऐसा चीज़ें, ऐसा पॉइंट में निकल के लाया जो एक बंदा, एक इंसान, एक औरत, एक फैमिली मैन लिख के रखेंगे, एंड उस पॉइंट के बेसिस पे जज करेंगे, चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे। सही और गलत का मतलब एक रेंज ऐसा है, अगर तुम इधर हो तो मेरा नहीं हो, अगर इस पार उस पार हो तो मेरा हो। तो ये सारे पॉइंट लेके आए। आरओई मोर देन 15%, नोट डाउन। आरओसी मोर देन 70%, नोट डाउन।
ये दो लाइन देखने में शायद हमें किसी का बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल बोर्ड मीटिंग सुनने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है तो हम रिटर्न बना सकते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत इजी बता रहा हूँ। देखो, जो सही तरीका है एंड सबसे इजी वे में, सबसे जल्दी, सबसे कम मेहनत में कमाने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। इससे सस्ता वे, इससे कम मेहनत वाली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टेक्निकल खेलते जाएंगे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे बाय कर लिए, जब मार्केट रिवर्स हो रहा है तब हमारे दिमाग में आ रहा है कि चलो अब फंडामेंटल देख के आते हैं, या फिर जब मार्केट नीचे आता है हम लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वो गलत चीज़ है ना। अगर हमें मैदान में उतरना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कुश्ती खेलना है, तो पहले ओपोनेंट पार्टी के बारे में पहले जान लेते हैं। उतरने के बाद जब 5-6 विकेट गिर गया, उस टाइम पे हम लोग सोचेंगे कि नहीं हमारी टीम तो अच्छा है, उनका टीम कमज़ोर है, कैसे जीत गया, कोई मतलब नहीं बनता है। तो उतना डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट ऐड कर लो। अब आते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। बट हम लोग यहाँ पे ईपीएस की बात नहीं करेंगे, ईपीएस की ग्रोथ, नॉट ईपीएस, नॉट अर्निंग पर शेयर। हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएस ग्रोथ। ग्रोथ ये क्या चीज़ होता है? जो लोग नए नए पास आउट हुए हैं उनको पता है। अपने शहर में 2-3 मॉल ओपन हुआ, ज़ूडियो, स्टार बाजार, डीमार्ट, या फिर कुछ शॉपिंग मॉल। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो वो लोग क्या देखते हैं पता है? कैसे वो लोग जॉब करने जाते हैं? पहले देखते हैं कि ये जो मॉल है, या फिर ये जो दुकान है, या फिर ये जो शॉप है, या फिर ये जो ऑफिस है, ये 4 साल पहले खुला था। भाई 4 साल पहले जब खुला था इतना भीड़ नहीं था, अभी देखो कितना भीड़ है। दूसरे दोस्त बोलेगा अरे भाई ये इतना पैसा कमा रहे, इतना पैसा कमा रहे कि ये अपने दुकान को और एक्सपेंड कर लिया। तीसरे दोस्त ये बोलेंगे अरे मैंने सुना वहाँ पे मेरा दोस्त है, उसका ना हर साल पगार बढ़ता है, मतलब बढ़ के देता है। पहले तो 10,000, अब इस साल उसको ना 14,000 मिल रहा है। और बाकी जो दुकान है, बाकी जो शॉप है, बाकी जो मॉल है, अरे वहाँ पे 6,000 देता है। 1 साल बाद भी वही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग आते ही नहीं है, माल भी सड़ा हुआ है। तो आप किस में जाएंगे? तो कोई भी नौकरी के लिए जब जाता है तो वही देखेगा ना कि जो दुकान, जो मॉल, जो ऑफिस साल भर क्वार्टरली साल के बाद साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को भी पैसा दे रहा है, इंक्रीमेंट भी दे रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छा बेच रहा है, एंड वो सही डिसेंट दाम में, ऐसा नहीं कि सस्ते में पैसा बेच के भाग रहा है। तो उस टाइम पे आप लोग तो सही से ये चीज़ मेजरमेंट करते हो। जब स्टॉक सिलेक्शन करते हो तब ये नहीं देखते हो इसका अर्निंग क्या क्वार्टर बाई क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, पिछले साल से क्या इस साल ज़्यादा अर्निंग हुआ, ये फिर क्यों नहीं देखते हम लोग? वही चीज़ इधर भी अप्लाई होगा। समझ में आया? ज़्यादा थियोरी में जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिख के रखा, जिसको पढ़ना है नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लो। हमें क्या देखना है? हमें देखना है लास्ट 3-4 क्वार्टर के बेसिस पे क्या इसका अर्निंग बढ़ते आ रहे हैं, क्या परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या इसका ईपीएस पिछले 1-2 साल से बेटर है। अगर है, जिस कंपनी में अर्निंग अच्छी हो रही है, अब यहाँ पे भी देखो बहुत सारे घपला केस होता है। कुछ लोग सस्ते में बेच देता है, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हम वो सारी चीज़ मिटिगेट करने के लिए और एक पैरामीटर ऐड करेंगे ना। तुम धोखा दोगे यार, हम क्या धोखा खा लेंगे? इतनी आसान बात नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो कंपनी जेन्युइनली प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका क्वार्टर बेसिस पे, ईयर बेसिस पे, उसी स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया।
कुछ चीज़ नोटिस करना है, वो आप देखते हैं। एक कंपनी, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमेशा अगर जो लोग न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको पता है, हमारे स्टॉक्स अभी इस बार सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम हाई अर्निंग किया, 10% 20% प्रॉफिट हुआ, ये वो वगैरह वगैरह। जो कंपनी न्यूज़ में बहुत बटर लगा के बात करेंगे ना, उस कंपनी को अवॉइड करना, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। कोई कोई कंपनी ऐसे भी बोलेंगे कि मेरा कंपनी का इस बार जो सेल्स हुआ वो 30% का सेल्स हुआ, एंड उस टाइम पे अगर आप लोग चेक करेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, लोग बोलेंगे सेल्स देखो कंपनी का सेल्स। प्रॉफिट भी देखना ज़रूरी है। अगर तुमने 30% सेल किया, फिर 10% प्रॉफिट क्यों, इतना गैप क्यों है? मतलब तुम सस्ते में बेचा, तुमने माल खाली कर दिया बस सस्ते में, अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारा जो डिमांड है, तुम्हारा जो क्वालिटी है घट चुका है, ऐसे कंपनी में फिर इंस्टीट्यूशन प्लेयर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिस कंपनी में इंस्टीट्यूशन प्लेयर इन्वेस्ट नहीं करता है, उस कंपनी में हम लोग जाके क्या करेंगे? लिक्विडिटी नहीं रहेगा, कौन मार्केट को ऊपर लेके जाएगा? रिटेलर वालों नहीं लेके जा सकते। ये तो हम टेक्निकल में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ अब हम लोग यूज़ करेंगे फंडामेंटल में। समटाइम क्या होगा, क्वार्टरली कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैंने देखा स्क्रीनर में ऐड कर देते कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है या फिर अर्निंग है या फिर ग्रोथ है ग्रेटर देन 25%। अरे भाई 25% तुम इस क्वार्टर में देख रहे हो, पिछले क्वार्टर में जिसका 40% था आज उसका 25% दिखा रहा है, फिर बाकी का 15% कहाँ गया? कुछ तो लोचा है दया। अब एक चीज़ बताओ, इतना सा छोटा चीज़ क्या हमारे दिमाग में इजीली बैठा सकते? एक आर एक ROCE एंड EPS। क्वेश्चन है EPS ग्रोथ कितना होना चाहिए? क्वार्टर बाई क्वार्टर 17%। जिस स्टॉक्स में क्वार्टर बाई क्वार्टर 17% है, उसी स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। लास्ट पैरामीटर आता है FI एंड DI। बड़े लोग ही तो पैसे को ऊपर लेके जाता है। LIC, हेज फंड, HNI, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये सारे लोग ऊपर लेके जाएंगे। हम लोग तो बस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो जिस स्टॉक्स में ये लोग नहीं है, उस स्टॉक्स पे हम लोग जाके क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आता है कि इनका होल्डिंग कितना होना चाहिए। मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में आप लोग 10% से ऊपर रखिए, 8% भी बेटर है, उसका नीचे मत जाइए। स्टार्टिंग में आप लोग 10% रखिए। मैंने यहाँ पे 8% रखा क्योंकि मैं 8% फॉलो करता हूँ। इन लोगों का प्रेजेंस किसी भी स्टॉक्स का जो लिक्विडिटी है, इजीली बाय सेल, मोमेंटम, ये सारी चीज़ बनने में हेल्प करता है। जिस स्टॉक्स का रिसेंट रिजल्ट अच्छा है, जिसका EPS क्वार्टर बाई क्वार्टर अच्छा है, जनरली नोटिस करके देखना, उसी स्टॉक्स का ब्रेकआउट बहुत जल्दी भी हो जाता है। अगर 52 हाई के आसपास कोई स्टॉक्स है एंड उसका EPS अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो देख लेना कि वो बूम हो जाता है। यही चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, गिने चुने कुछ स्टॉक्स मिलेगा, यही चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। हम लोग माइक्रो कैप को अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी लार्ज कैप एंड मिड कैप। जब कुछ दिन पैसा बन जाए, 1 साल के आसपास दिन स्मॉल कैप में जाइए, उसके बाद माइक्रो कैप 2-3 साल बाद। अगर ये हर एक चीज़ों को आप लोग फॉलो करें तो आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, इतना गारंटी मेरा है। उसके बाद टेक्निकल पे आते हैं। अब इतने सारे जो स्टॉक सिलेक्शन हमारा 80% काम कर चुका है, जाइए ना अभी आपका टेक्निकल पे। आपके पास जो भी सेटअप है आप उसके बेसिस पे कीजिए, आप ब्रेकआउट पे कीजिए, आप RSI लगाइए, आप मूविंग एवरेज लगाइए, कैंडल पैटर्न लगाइए, सप्लाई डिमांड सप्लाई, ये सारा चीज़ें यूज़ कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। बट पहले स्टॉक सिलेक्शन ज़रूरी था। मैं एक देखिए Screener.in तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि मार्केट्स में भी यूज़ कीजिए। यहाँ पे डेटा ना बहुत कंबाइंड वे में आपको मिल जाता है, चीज़ों को नोटिस कीजिए।
दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पे क्वार्टरली जो आपका अर्निंग है देखिए, परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है कि हर क्वार्टर का क्या है, सितंबर, जून, मार्च, दिसंबर। इतने अच्छे से screener.in में भी उतना नहीं मिलता है, बट हाँ हम लोग स्टॉक सिलेक्शन वहीं से कर लेंगे क्योंकि ये पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन में स्टॉक सिलेक्शन शायद ना आते, बट एक एक स्टॉक्स का डिटेल्स अपने को मिल जाएगा, नहीं यहीं पे आके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में सॉरी यहाँ पे देखिए आपका जो एपीएस का ईयर बाय ईयर 2022 में क्या था, 23 में क्या था, क्या इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए CDSL है, बहुत अच्छा कंपनी है, एंड ये स्कैनर पे भी आया था इसलिए मैंने इसको अटैच करके रखा। देखिए 2022 में 14 करोड़ था, 13, कुछ ज़्यादा कम नहीं है, 1-2 चलता है, 20, एंड इनका जो एक्सपेक्टेड है देखिए वो भी कंटिन्यू है, तो इस हिसाब से है। इनका क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखेंगे तो भी डिसेंट है। ठीक है, एक डिसेंट, एक मतलब देख के ऐसा लगा कि लगना चाहिए कि डिसेंट है। सेल्स का भी देखिए डिसेंट दिख रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग भी है। ठीक है, ये है स्कैनर। ये स्कैनर को हम लोग ये स्कैनर को हम लोग कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक बेसिकली समझ में आ गया होगा कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोगों को करना क्या है। हमें ये जो स्क्रीनर है, फंडामेंटल का जो 80% है उसका काम क्या है। टेक्निकल तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, फिर भी एक बता देंगे आपको, बट फंडामेंटली वो स्टॉक्स चुन के देगा जो अच्छे क्वालिटी है। किसी को अगर लगता है कि नहीं मैं स्क्रीनर के बेसिस पे नहीं, मुझे जो स्टॉक्स पसंद है मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है आप कीजिए, आपका टेक्निकल काम कर रहे जो भी काम कर रहे, बट एक बार नज़र डाल दीजिए कि उस कंपनी में ये सारी चीज़ मीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर चीज़ें मीट हो रहा है तो आपका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है। समझ रहे हैं ना कि अगर मुझे जीतने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूंगा ना, किसी और चीज़ को मैं क्यों फॉलो करूं। यहाँ पे देखिए ये है CDSL, इसका ग्रोथ देखिए, बस ग्रोथ, इसका ग्रोथ देखिए, जस्ट ग्रोथ को देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो यही है, जो कंपनी अच्छी है उसको कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ों को आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें जो अच्छे स्टॉक्स है, जो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स है, हम उस पर फॉलो करें ना। हम लोग क्यों बस स्क्रीनर लगा दो और चला दो, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट में काम करना। सिंपल सा कॉपी कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ओके, ये हो जाएगा आपका सारे चीज़ें। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने, आप 10 भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं 15 रखा, बस 10 के नीचे मत जाइए। सेम इसका भी 10 के नीचे मत जाइए, 14 रखिए, 8 रखिए। मार्केट कैप 10,000 तक आप रख सकते हैं। ये होता है मेन नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए। पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो उसके पिछले क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए, उसके पिछले क्वार्टर का जो है उसके और पिछले क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें 3-4 क्वार्टर का डेटा मिल चुका है जो पॉजिटिव है। इसको रन कर दो। कुछ 21 स्टॉक्स हैं, जब आप यहाँ पे 10-10% करके लिखोगे तो और भी घट जाएगा। जिनको मोर डिसेंट स्टॉक्स चाहिए वो इस हिसाब से ले लो, सिंपल यहाँ से कॉपी करके एक्सेल में डालो, एक एक स्टॉक्स मिल जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उसको डाल दो। मैं यहाँ से CDSL लिया था, मैंने CDSL को ही एक बार दिखा देता हूँ कि इसका क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो CDSL सबसे पहले देखिए मार्केट स्मिथ। जैसे आप मार्केट स्मिथ लिखेंगे, इंडिया मार्केट स्मिथ इंडिया, तो
ये इस हिसाब से आ जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रायल वर्जन 10 दिन का है जिसमें आप फ्री में 10 दिन पूरी तरह से एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए और स्टॉक्स का नेम यहाँ पे डाल डालिए CDSL, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए इनके हिसाब से कुछ रेटिंग भी क्या है, ये बायर्स डिमांड A+ कैटेगरी में है, मतलब ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है। इनके हिसाब से बहुत स्टॉक्स है, बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बट हमें भी चेक करना है। हमें क्या क्या चेक करना है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स, शेयर में फ्लोटिंग ठीक ठाक है, नंबर ऑफ फंड्स इंक्रीज हुआ, 13% इंक्रीज हुआ, कुछ तो है, शेयर हेल्ड बाय फंड वालों के पास 81% इंक्रीज हुआ। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे नोटिस कीजिए डेट टू इक्विटी कहाँ है, नहीं है। अच्छे स्टॉक इसलिए है कि बीटा देखिए मोर देन 1, मतलब ये स्टॉक्स आपको हाई रिटर्न देने का क्षमता रखता है। और एक चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेटेड वाला क्लिक कीजिएगा, ना कि इंडिविजुअल वाला, ठीक है। जो चीज़ मैं दिखा रहा था कंटिन्यू ग्रोथ है, परसेंटेज 17% के ऊपर है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 29%, मोर देन 70% है कि नहीं, बिल्कुल है। नीचे आ जाइए, कुछ मत देखिए, यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, नहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एक बार प्रोमोटर होल्डिंग को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड वाला 13% लेके बैठा है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है। और एक चीज़ देखिए, ये जो घट रहा है ये किसी ना किसी के पास जा रहा है, वो चीज़ नोटिस कीजिए। अगर FI बेचेगा तो DI लेगा, नहीं तो कोई और लेगा, बस इसी हिसाब से। जैसा देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनके पास 39 था, उन्होंने 2% ले लिया, इन्होंने 2% छोड़ा, इन्होंने 2% ले लिया। तो इस हिसाब से होता है। अल्टीमेटली प्रोमोटर के पास एंड बड़े लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो लोग पैसे को रोटेट कर रहे हैं। तो इस कंपनी के पास डेफिनेटली, इस शेयर के पास डेफिनेटली एक ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। त्रिवेणी टर्बाइन, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है। त्रिवेणी टर्बाइन को एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा, इनफैक्ट ये जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया, ये मेरे वॉच लिस्ट में आज शाम तक ऐड हो जाएगा। फंडामेंटली जो अच्छा लगेगा, देखिए ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ा घटा था बट फिर से वापस आ गया, ठीक है। 17% से हाई है, ठीक है, एंड ठीक ठाक है। RO या अच्छा P रेशियो डजेंट मैटर, P रेशियो इसलिए मैटर नहीं है, जब बुल रन मार्केट होता है तो उस टाइम पे आप अगर P देखने जाओगे तो जो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, उसका P हाई रहता है। P रेशियो देख के सिर्फ ट्रेड करना गलत है। तो इसीलिए जो चीज़ डिसेंट काम करेगा वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। PV छोड़ो, जो लोग बोलेंगे वो ठीक है, अगर P रेशियो कम है ठीक है, बट सिर्फ P के बेसिस पे मैं किसी को जज नहीं करूँगा। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका P, जैसा देखो यहाँ पर 76 P। अब आपको पता है कि त्रिवेणी टर्बाइन इतने अच्छे स्टॉक्स है कि इसका P देखने जाऊँगा तो ज़िंदगी में ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, बट इतने अच्छे वो रिटर्न दे के जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग देखो बहुत अच्छा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के पास अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड के पास अच्छा है। तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक डिसेंट है। एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देखिए लगातार ग्रोथ है, हर फॉल के बाद एक मौका देता है ट्रेड करने के लिए। अभी भी देखिए एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग त्रिवेणी टर्बाइन देखें, इसका अर्निंग आया था इस जगह के आसपास। मैंने क्या बोला कि अर्निंग अगर अच्छा हो तो मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। आपके लिए 22% था, इनके लिए तो 36% था, एंड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सिंपल से यहाँ पे यूज़ करो ना, इसे में
कोई भी एक यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल है, ओके चलो, तो ये देखिए, देखिए कितने अच्छे सपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद आपको जो लगा नहीं लगाओ, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाओ, पी रेशियो देखो इतना भी बुरा नहीं है, चिल रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर आपको नहीं मेरे को सिर्फ आर एस आई लगाना है तो ठीक है, चलो वो भी लगा लेते हैं। इसको हटा के आपका जो सेटअप है उसके हिसाब से आप करो, ब्रेकआउट आते ही ट्रेड करो। देखो अच्छे खासा मोमेंटम के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। सी डी एस एल को देख लेते हैं, सी डी एस एल, अच्छा खासा ये भाग रहे हैं। जिनको प्राइस एक्शन आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते और अच्छी बात है। बस चलो, इतने अच्छे स्टॉक्स है जो आपको फंडामेंटल के बेसिस पे भी ट्रेड करने को मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। क्यों आपको हजारों लाखों स्टॉक्स के पीछे जाना है जब आपको इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटल के बेसिस पे मिल जाता है, जिसमें जीतने का चांसेस ज़्यादा है। फाइन, आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। जिनको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आता था, आई थिंक उनको अभी समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस हिसाब से प्रॉफिटेबल अपने आप को हम लोग बना सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ से सेव होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं ये डालता हूँ, गुड अर्निंग बेस्ड, सॉरी ऐसे नहीं, इसको मैं डालता हूँ टेक्नो फंडा ट्रेडर स्टॉक्स बाय बेस्ट स्टॉक्स। इसमें क्या होगा कि आप लोग अगर स्क्रीनर पे जाके सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए बाय राजा लिखा हुआ रहेगा, ये मेरा दूसरे मेल आईडी से सेफ है, ओके फाइन। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर होगा। अब 21 स्टॉक्स में आप बिंदास, अब आपका अपॉर्चुनिटी ढूंढो। देखो यहाँ पे स्टॉक्स, नेटको फार्मा, डिक्सन, मतलब ए क्लास स्टॉक्स, ए क्लास, ठीक है, ए क्लास स्टॉक्स मिलेगा, सब के सब ए क्लास स्टॉक्स। एक भी आलतू फालतू स्टॉक्स आपको दिखे तो बताना, आलतू फालतू रहेगा तो नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है, डरने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।